हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर लेक्चर नंबर 10। लास्ट में जो अपन लेक्चर डिस्कस कर रहे थे उसमें जो लास्ट टॉपिक था आपके पास है ना, वो पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ था, उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आपकी ग्राफ से भी कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायलेक्ट्रिक को ग्राफ के साथ कैसे अटैच करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए वापस एक बार फिर समझ लेते हैं कि आपके पास अगर मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर प्लेट दे रखी है और इसके बीच में कोई डायलेक्ट्रिक रखा हुआ आपने, ठीक है, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, मान लीजिए इसकी थिकनेस वगैरह x1 x2 और x3, ये जो सेपरेशन दे रखा है x1 x2 और 3। अब ज्यूम कर लेते हैं x1 बराबर x2 बराबर x3, आप इच्छा तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, जैसे इसके ऊपर आप V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसका ग्राफ बनाए अपन V वर्सेस x ग्राफ बनाए, ठीक। तो V वर्सेस x में दो चीजें, एक तो आपका जो पोटेंशियल मैक्सिमम यहाँ से शुरू होगा और मिनिमम क्या जीरो यहाँ पर पहुंच रहा है अगर V वोल्ट का पोटेंशियल इसके अक्रॉस अप्लाई करें। अब इन दो सेक्शंस की बात करते हैं, तीनों को देखोगे तो आपको बीच में तो मीडियम दिख रहा है जो डायलेक्ट्रिक है, यहाँ पर और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास के एयर है या सेम मीडियम है, तो आपके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू पे पहुंचा। उसके बाद डायलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो डायलेक्ट्रिक के केस में आपका जो V होता है वो होता है E/K × D, यानी कि जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, K टाइम्स कम हो जाती है, तो पूरा वेक्टर ही कम हो गया। मीन्स यहाँ पर मान लीजिए अगर ये इस तरीके से है ना, और अगले वाले में 0 पे पहुंच जाएगा। तो अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ, सपोज करिए θ1 है, इसको बोलते हैं θ2 और इसको बोलते हैं θ3, तो 0 वैल्यू पे पहुंच चुका है ना। अब देखिए आपको अगर ये दोनों मीडियम और x1 x2 बराबर और मीडियम दोनों के सेम है तो आपका θ1 बराबर होगा θ3, पर जो θ2 है इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों से कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि थीटा की बात करते हैं, थीटा को एक तरह से आप इसकी स्लोप भी कह सकते हो ग्राफ की। अगर मैं स्लोप की बात करूँ इस वाले ग्राफ की, तो इसकी स्लोप क्या लिखी जाएगी, dv/dx, dv/dx। और dv/dx रिलेशन अगर आपको ध्यान हो तो E की वैल्यू होती है आपके पास माइनस का dv/dx, यानी कि इसका स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। आपका क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर इस वाले का स्लोप कम है तो फिर से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि E का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K टाइम्स क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो आप स्लोप से भी आंसर दे सकते हो या स्लोप से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपका जो स्लोप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो यहाँ पर और यहाँ पर θ1 θ2 θ3, आपको θ2 तो फिक्स है, किससे और इससे कम दिख रहा होगा। θ2 कम होने का मतलब फील्ड की वैल्यू कम है, और फील्ड की वैल्यू कम होने का कारण क्या है, वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, वो क्या करता है उतने फैक्टर से फील्ड को कम कर देगा आपके पास। तो इस वाले से क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से, या कैपेसिटर प्लेट्स बता देते हैं आपके पास अननोन दो डायलेक्ट्रिक दे देंगे, उसके लिए कोई ग्राफ दे रखा होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कौन से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है क्या। तो एक चीज ध्यान रखें, इसकी स्लोप की बात करें तो आपको क्या देगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप इस ग्राफ से जो गिवन होगा डेटा उसी से भी बता सकते हो कि किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है। अगर आपको दो अननोन या तीन अननोन डायलेक्ट्रिक्स दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक और इन्हीं के बेसिस पे। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है ना, और इसके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक रखे हैं, दो डाइलेक्ट्रिक फिट कर रखे हैं, सभी के बीच का सेपरेशन बराबर है आपके पास, ठीक है, थिकनेस और सेपरेशन सब बराबर है। मान लीजिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 इसका K2, और आपको V वर्सेस X ग्राफ दे रखा है, सपोज करिए V वर्सेस X ग्राफ दे रखा है इसका कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए ग्राफ दे रखा आपको कुछ इस तरीके से, ठीक। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले की बात करें, इस वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो थीटा है सपोज करिए θ1 और यहाँ पर θ2, इस तरीके से। तो इस डायग्राम को अगर आप देखोगे आपको θ1 ज्यादा दिख रहा है किससे, θ2 से, यानी θ1 ग्रेटर देन क्या दिख रहा है आपको, θ2 से। मींस स्लोप क्या है, पहले वाले की ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे वाले डाइलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग। मीन इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाले से तो ज्यादा ही होगा, हालांकि E/K1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए E/K2, ठीक है ना। जो आपके पास किससे लिखेंगे ये V की इक्वेशन से, V कि जो आपके यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप है, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो इतनी वैल्यू तक हो रहा है और यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इतना है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि जो V1 है वो ज्यादा होगा किससे, V2 से। तो ये इक्वेशन ये भी बताती है आपको V1 ज्यादा होगा किससे, V2। V1 का मतलब
इस डाइलेक्ट्रिक के लोग पोटेंशियल ड्रॉप, और V2 का मतलब इस डाइलेक्ट्रिक अक्रॉस पोटेंशियल, और V बराबर क्या था E बाई के, है ना। तो तीन चीजें लिखी है अपने, तो स्लोप को भी लिख लिया, इस V को E के टर्म में भी लिख लिया, है ना। अब आपको पता है कि साथ कि θ1 ज्यादा है θ2 से, मीन्स उसकी स्लोप ज्यादा है किस वाले की, इस वाले ग्राफ की। तो स्लोप क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है, क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इस वाले सेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले सेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ज्यादा है एज कम्पेयर टू इस वाले से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कब होगा, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक में जाने के बाद E बाई के हो जाता है, क्या हो जाता है, E बाई, डाइलेक्ट्रिक में जाते ही जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, E बाई के। अब इस वाले की स्लोप ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रखना है, तो फिक्स है कि K1 की वैल्यू को क्या होगा, कम होना पड़ेगा एज कम्पेयर टू K2, तभी जाके आपका ये रिलेशन सेट हो पाएगा, या नीचे वाले रिलेशन को देखे तभी जाके ये होल्ड कर पाएगा। तो इस इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो, या इस ग्राफ को देख के कह सकते हो कि θ1 ज्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू θ2, मींस इस वाले केस के लिए यानी कि K1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किस वाले से, इस वाले से ज्यादा होगी, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, E बाई के होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा होना है, K को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तो आप कह सकते हो कि आपका जो K2 है वो ज्यादा होगा किससे, K1 से, है ना। स्लोप से बता दो आप, चाहे तो पोटेंशियल ड्रॉप के डेटा देगा, अगर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो रहा है तो फिक्स है, पोटेंशियल की इक्वेशन क्या है, E बाई के, अगर V ज्यादा है तो E बाई के, K को क्या होना पड़ेगा, इस वाले से ज्यादा आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस वाले रिलेशन से भी लिखते चाहे तो इससे लिख लो E बाई के, कि यहाँ पर आपको ड्रॉप ज्यादा मिल रहा है तो फिक्स है कि ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ये वैल्यू ज्यादा होगी तो इस K को दूसरे डाइलेक्ट्रिक के कंपैरिजन में क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन से भी बता सकते हो आप, या डायरेक्ट बताइए स्लोप से। स्लोप देखिए फील्ड ज्यादा दिख रहा है, मींस उसके लिए फील्ड ज्यादा कब होगा, जब उसका K क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कम होगा, तो K2 ग्रेटर देन क्या हो गया आपके पास, K2। अगर इसको ऐसे भी देखें, एक और ले लेते एग्जांपल, मान लो कंप्लीटली फील्ड है और दो डाइलेक्ट्रिक ले लिया अपन ने इस तरीके से, है ना, ये d/2 x और ये भी x, ठीक है, ये K1 है और ये K2। सपोज करिए इसके लिए आपको ग्राफ देता है कुछ इस तरीके से, जो आपका ग्राफ है इस वाले डायग्राम के लिए मान लीजिए इस तरीके से दे रखा है कुछ V वर्सेस x, ठीक, जैसे ये हो गया आपके पास और इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये दो ग्राफ दे दिए, तो यहाँ पर एंगल मान लीजिए θ1 है और एंगल कितना है, θ2। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा θ2 ज्यादा है किससे, θ1 से, मींस सेकंड वाले डाइलेक्ट्रिक में फील्ड की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू पहले वाले में, तो फील्ड होता है E बाई के। अगर इसको ज्यादा होना है, फील्ड की वैल्यू को ज्यादा होना, तो K को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, यानी कि K1 ज्यादा, सॉरी K1 को क्या होना पड़ेगा आपके पास, ज्यादा होना पड़ेगा, तभी जाके फील्ड क्या होगा, कम होगा, तो यानी कि K1 ज्यादा होगा किससे, K2 से, ठीक है ना। दोनों को कंपेयर करोगे आप तो आपको E तो सेम है, ऊपर का जो आप एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे, लेकिन जो नेट फील्ड है इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर और इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो K टाइम्स कम हो जाएगा। और ग्राफ से क्या पता चल रहा है आपको कि पहले वाले के और दूसरे वाले के केस में कि पहले का स्लोप ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे वाले से, मींस पहले वाले में जो आपके पास यहाँ पर है, इस वाले में क्या होगी वैल्यूज आपके पास, फील्ड की जो स्लोप ज्यादा है तो फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी, फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी तो इस K2 को इस K1 से कम होना ही पड़ेगा, जब जाके ये पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं किसके लिए, के रिस्पेक्ट में, ग्राफ के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इन्हीं से न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो लास्ट सेगमेंट अपन इसका कैपेसिटर का पढ़ते हैं, है ना। और अलग अलग डाइलेक्ट्रिक देगा तो आपको कितने डाइलेक्ट्रिक देते हैं, आपको केवल थीटा को देखना है या इस इक्वेशन को E बाई के को होल्ड करके रख लीजिए, दोनों तरह से आपको आंसर दे सकते हो। हालांकि आसान क्या होता है, थीटा होता है, स्लोप ज्यादा होगी फील्ड ज्यादा होगा, फील्ड ज्यादा होगा तो K को दूसरे डाइलेक्ट्रिक के K से कम होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इन डाइलेक्ट्रिक, अब ये एक और चीज, इसमें अगर आप फील्ड का ग्राफ भी बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ, तो यहाँ से यहाँ तक जो फील्ड है आपके पास E बाई K1, ठीक है, और इस वाले में क्या है E बाई K2। अब किसकी वैल्यू ज्यादा है, आपके पास पहले वाले में फील्ड की वैल्यू क्या है, आपके पास कम है, और दूसरे वाले में फील्ड की वैल्यू ज्यादा दिख रही है क्योंकि स्लोप ज्यादा है। तो आपका जो ग्राफ होगा कोई भी मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे रहेगा, उसके बाद यहाँ, यानी कि सेकंड वाले में फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पहले वाले, ठीक है ना। अब कुछ भी मैग्नीट्यूड दे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएगा, पर आपका ग्राफ किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। और अगर आपको ध्यान भी हो
तो अपन वहाँ पे भी ऐसे इक्वेशंस लिखते थे कुछ कि जो आपका v है वो तो है d, जो EV है आपके पास, dV बराबर क्या होता है माइनस E डॉट dr, ठीक है ना, और E बराबर क्या था माइनस का dV बाई dr। तो ये चीज़ तो स्लोप होती थी आपके पास, और ये क्या होता था एरिया। तो कई बार क्या होता है एरिया, मतलब आपको अगर डेटा या ग्राफ गिवन होगा तो आपसे पोटेंशियल चेंज पूछ लेता है, तो उस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करोगे तो आप उससे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बता सकते हो, है ना। और चाहे तो अगर आपको v वर्सेस x ग्राफ दे रखा है तो उसकी स्लोप से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एरिया आपको ग्राफ दे दिया, कुछ भी बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी तो आपको ये एरिया निकालना आसान होगा, है ना। तो अगर एरिया आ जाएगा तब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो, ठीक। और जब डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं तो कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, किसका कम है, ये भी आप डायरेक्ट स्लोप दे के बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और पूछे जाते हैं कंटिन्यूस, है ना। अब इस डाइलेक्ट्रिक्स के डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ देखते हैं कि प्लेट्स को, कि अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है विद डाइलेक्ट्रिक्स, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कैपेसिटर प्लेट है, सेपरेशन के बीच का मान लीजिए d है, और इसके हाफ सेक्शन में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया K और दूसरे वाले में 2K का, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। तो आपसे पूछा कि इस वाले प्लेट के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है ना, इसकी वैल्यू बतानी है, इस वाले की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या होगा, अब देखिए जो भी पोटेंशियल होगा यहाँ से यहाँ ड्रॉप होगा, फिर यहाँ से यहाँ ड्रॉप होगा, और क्या होगा, इसका मतलब दोनों कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, यानी कि आप इस सिस्टम को दो कैपेसिटर मान सकते हो, एक पहला कैपेसिटर ये और दूसरा कैपेसिटर ये, क्योंकि कंटिन्यूस कनेक्ट है। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या है, दोनों सीरीज में। तो सपोज करिए ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। आप जानते हैं C की वैल्यू क्या है, K एप्सिलॉन नॉट E बाई D ये होती है। अगर आप किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भर देते हो तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाती है, K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब पहले वाले की बात करें, C1 की बात करें, तो C1 के लिए K कितना है, K एरिया क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A है इंटू एप्सिलॉन नॉट, पहले वाले के लिए लेंथ बोल देते हैं d/2 और इस वाले के लिए क्या बोल देते हैं d/2। तो ये हो गया आपके पास 2K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। उसी तरह से अगर मैं C2 की वैल्यू निकालूं, K की जगह कितना है 2K A एप्सिलॉन नॉट D/2, तो यानी कि हो जाएगा 4K A एप्सिलॉन नॉट D। ये हो गया आपके पास। अब दोनों सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा सर्किट का, ठीक है। अब देखिए और अरेंजमेंट देखते हैं कि मान लीजिए आपका जो कैपेसिटर है या सॉरी डाइलेक्ट्रिक्स है वो इस तरीके से भर रखे हैं, ठीक। ये मान लीजिए आपके पास 2K है और ये K है। इसका जो हाफ जो प्लेट दिख रही है आपको कैपेसिटर प्लेट, यानी कि इस तरीके से होती है, ध्यान रखना प्लेट। तो 2D डायग्राम इसलिए नहीं दिख रहा होगा आपको ढंग से, मीन्स ये जो लेंथ है आपके पास, ठीक है, जो आप एरिया लिखते हो क्रॉस सेक्शन एरिया दिस इनटू दिस सेगमेंट, ये लिखोगे, ठीक है ना। ये एरिया इंक्लूड होता है जब आप क्या प्लेट का एरिया लिखते हो। सामने से तो आपको सिंपल प्लेट दिख रही है, पर प्लेट की बात करें मीन्स पीछे भी है, तो जो एरिया आता है वो आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया आता है। तो अगर इस तरीके से आपका फील्ड है डाइलेक्ट्रिक किन्हीं दो कैपेसिटर्स के बीच में, तो इसका ये तो मतलब हो गया कि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, क्योंकि ऊपर वाले के लिए पोटेंशियल ड्रॉप और नीचे वाले के लिए पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यूज क्या है, सेम है। इसका 2K माना इसको, क्योंकि यहाँ पर V से 0 ड्रॉप हो रहा है और यहाँ भी V से 0 का ड्रॉप हो रहा है, मीन्स दोनों कैसे सेगमेंट है आपके पास पैरेलल कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगेंगे, है। तो इसके लिए भी अगर पैरेलल कैपेसिटर है और जो आपको फील्ड कर रखा है डाइलेक्ट्रिक, उसके लिए ये लेंथ भी बता दी। मान लीजिए ये जो लेंथ है इसके बारे में पता है आपको, ठीक है। अगर इक्वल है, अगर मान लीजिए ये लेंथ मान लीजिए आपके पास कितनी होगी A बाई, और तो ये भी कितनी मान ली A, मतलब जो भी इस वाले का क्रॉस सेक्शन होगा किसी भी प्लेट के कैपेसिटर का क्रॉस सेक्शन है आपके पास, इस तरीके से देखोगे सामने से तो प्लेट है आपके पास। अगर ये इक्वल डिवाइड है तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है टोटल का, तो इसके लिए कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा, उसके लिए भी कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा। अगर बराबर ही आपके पास क्या है ऊपर और नीचे क्या है डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यूज है लेंथ है वो दोनों के लिए सेम है। अगर मान लीजिए बोल दें कि ये और ये पहला डाइलेक्ट्रिक 1/3 में भरा हुआ है टोटल एरिया के, दूसरा डाइलेक्ट्रिक तो कितना बचेगा 2/3 बचेगा। तो उसी तरीके से आपको केवल C की वैल्यूज में वैल्यू पुट करनी है। C बराबर होगा आपके पास K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि जो डाइलेक्ट्रिक 2K है ना और ये डाइलेक्ट्रिक K है, ये इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के 1/3 पे भरा हुआ है, यानी कि A/3 होगा तो ये कितना बचेगा 2A/3 हो जाएगा, है ना।
1/3 पे भरा हुआ है। तो आपसे पूछ लें कि बताइए सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, तो दो कैपेसिटर होंगे जो कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है आपके पास, ठीक है। और ये C1 C2 पैरेलल में C इक्विवेलेंट कितना होता है आपके पास, C1 प्लस C2। C की वैल्यू होती है K एप्सिलॉन नॉट E टाइम्स बाई D। तो यहाँ पर K की वैल्यू कितनी पहले के लिए 2K, एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया 1/3 बाई D। और दूसरा C2 की बात करें तो ये हो जाएगा K A कितने टाइम्स यहाँ पे एरिया 2 टाइम्स, यानी 2/3 एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका C इक्विवेलेंट आ जाएगा। पर आपको इस बात का ध्यान देना सीरीज पैरेलल में कैसे कनेक्ट है ना, क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है आपके पास ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो मीन दोनों क्या है, पैरेलल है। इससे पहले दोनों क्या थे, कंटिन्यूअस है। और देखो इसके अरेंजमेंट है ना, इनकी वैल्यूज पुट करनी और कुछ खास नहीं है, आपको गिवन होगा कि कितने क्रॉस सेक्शन एरिया तक ये आपका डाइलेक्ट्रिक भरा है या कितनी लेंथ तक आपका डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, उनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स। उसी के अकॉर्डिंग आपको C1 C2 और C3 की वैल्यू या C4 जितने भी कैपेसिटर्स हो वैल्यूज निकालिए और सीरीज पैरेलल की तरह सोल्व करने हैं। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लूँ, सपोज करिए आपके पास इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, मान लीजिए कंप्लीटली फील्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर दो अलग डाइलेक्ट्रिक्स ले लेते हैं। सपोज करिए इसके लिए K1, इसके लिए K2 और इसके लिए K3। तो आपका जो डायग्राम बनेगा सिस्टम का, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा आपको। आपको डेटा पता है कि ये लेंथ कितनी है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ठीक है, जो भी हो अगर आपको पता है तो C1 C2 और C3 इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। ये दोनों पैरेलल में, सॉरी दोनों किसमें सीरीज में, फिर उसके साथ आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल, तो इसका C इक्विवेलेंट भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने क्रॉस सेक्शन तक भरा हुआ है या ये डाइलेक्ट्रिक कितनी लेंथ तक भरा है। अगर डेटा गिवन है C1 C2 की वैल्यू निकालो और नॉर्मल सर्किट की तरह सोल्व करना है। जैसे मान लीजिए एक और अरेंजमेंट बनाते अपन, आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। सपोज करिए मान लीजिए यहाँ पर अलग डाइलेक्ट्रिक है आपके पास, यहाँ पर अलग डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ पर डिफरेंट है। चार डाइलेक्ट्रिक है, K1 K2 K3 K4, ठीक है। पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है यहाँ पर। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है आपको, तो क्या होगा देखिए, ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर की बात करते हैं, दोनों किसमें सीरीज में आपके पास, और नीचे वाले भी दोनों किसमें सीरीज में। तो ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा हो जाएगा। कई गलती क्या करते हैं, ऐसा भी बना लेते हैं, इसको ध्यान रखिए इस चीज का कि इस तरह भी बना लेते हैं कि सर ऐसे तो हो सकता है, पर ऐसा क्यों नहीं होता, देखो ध्यान से K1 K2 K3 और K4। भाई ठीक है, यहाँ से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V 0, ये तो पता है कि V से 0 होगा। अब आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है, V बराबर E बाई डी, और E की वैल्यू क्या हो जाएगी E बाई के इंटू डी। अब डिपेंड करता है कि अगर आपका K1 K2 अलग अलग है, मान लीजिए मैं K1 और K3 की बात करता हूँ, K1 डिफरेंट है और K3 डिफरेंट है, तो यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोनों अलग होंगे। ध्यान रखना, आपको लेंथ तो बराबर दिखती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस K का फैक्टर का भी डोमिनेशन होता है कि अगर K1 और K3 की बात हो तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है और यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है दोनों डिफरेंट है। अगर आप ये वाला डायग्राम बनाते हो तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, मींस इस वाले कैपेसिटर के अलोंग और इस वाले कैपेसिटर के अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। पर ये कंफर्म कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर तो जीरो होना ही है, और जो ड्रॉप हो रहा है B से लेके जीरो, इस वाले पहले वाले में लेकर और दूसरे वाले को लेकर, है ना, टोटल ड्रॉप कितने का है 0 का है। तो इसका सिस्टमेटिक डायग्राम ये है, इसको ना करें, है ना। ये जब वैलिड होगा जब K1 और K3 बराबर होंगे आपके पास। अगर K1 K3 बराबर नहीं है तो फिर से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वैल्यू सेम आएगी, तो ये डायग्राम आपका गलत है, ये सही। तो C1 C2 C3 C4, C1 की वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट E बाई डी से पुट करिए आप, तो ये सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट आते रहते हैं कि बताइए डाइलेक्ट्रिक को अपन ने भर दिया तो आपसे इक्विवेलेंट डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होता है, कैपेसिटेंस की वैल्यूज पूछ लेता है या C इक्विवेलेंट कितना होगा ये पूछ लेता है, ठीक है। और आपको K1 K2 जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स है उसके बारे में दिया होगा और कितनी लेंथ तक भरा हुआ है या कितने क्रॉस सेक्शन तक आपका डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और आपको केवल C की वैल्यू लिखनी है और उसी के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट डायग्राम बना के आपको सोल्व आउट करना है, ठीक। तो ये तो थी अपने पास कुछ बेसिक डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, यानी कि डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर प्लेट्स में अलग अलग तरीके से भरा जा सकता है। अब इसमें एक और चीज आती है आपके पास, जैसे आपके पास क्या है और इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कैपेसिटर प्लेट है, अब इसमें आप मान लो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, यानी कि जो आपके पास नॉन कंडक्टिव मटेरियल है जिसको अपन डाइलेक्ट्रिक कहा था,
इसको मान लीजिए आप इसके अंदर धीरे धीरे इंसर्ट करते हो, ठीक है ना। तो इस कैपेसिटर प्लेट्स की जो भी वैल्यूज हैं, जैसे फील्ड होगी, पोटेंशियल हो गया, चार्ज हो गया, या पूरे सिस्टम के लिए, उन पर इसका इफेक्ट बताना होता है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो तो कुछ पैरामीटर से उस पर क्या क्या इफेक्ट आता है ना। अब इफेक्ट है तो आपको पता चल गया। दूसरी बात कि अगर जब आप इंसर्ट करते हो डाइलेक्ट्रिक को तो उसकी कंडीशंस होती हैं कि कई बार तो मान लीजिए आपके दो बेसिक कंडीशंस हैं कि आपका जो मेन टॉपिक है वो तो है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, जैसे मान लीजिए ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी कैपेसिटर प्लेट है और एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ है, लगभग सेम लेंथ के ही होते हैं, ध्यान रखें। ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको दूर बना ले थोड़ा सा, कोई ज़्यादा गैप नहीं होता प्लेट्स के और डाइलेक्ट्रिक के बीच में। अब जब आप इसको नीचे की ओर इंसर्ट करोगे, मीन्स इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। अब दो वैल्यूज, एक तो होता है कि ये कांस्टेंट चार्ज है, इस पर कांस्टेंट चार्ज पर, कि जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो उस समय आपका चार्ज कांस्टेंट है, मतलब चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। और दूसरा होता है कांस्टेंट पोटेंशियल, यानी कि इसके क्रॉस बैटरी लगा रखी है आपने, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कांस्टेंट चार्ज की, यानी कि चार्ज कांस्टेंट है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पे कितना आता है माइनस चार्ज, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस, इस प्लस की वजह से यहाँ माइनस इंड्यूस होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस की वजह से प्लस इंड्यूस होगा। मीन्स जैसे आप डाइलेक्ट्रिक को इसके पास लाओगे तो प्लेट के अट्रैक्शन फोर्स के डाइलेक्ट्रिक को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, इसलिए अपने को इसको रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है और धीरे धीरे इंसर्ट करवाते हैं इसको, ठीक है ना। अगर आप रिलीज कर दोगे तो क्या होगा, इन अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से भी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है इसके अंदर जाएगा और कुछ इनर्शिया इफेक्ट भी आ सकते हैं। तो यानी कि अगर आपका डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवाना तब भी आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखनी पड़ेगी ताकि धीरे धीरे इसके अंदर इंसर्ट हो। अब डिपेंड करते हैं कि बिफोर डाइलेक्ट्रिक और आफ्टर डाइलेक्ट्रिक किस पर क्या फर्क पड़ा। तो पहले बात करते हैं कैपेसिटी की, है ना। जो आपकी कैपेसिटी है, मान लो बिफोर इंसर्शन तो कितनी सी थी, ठीक है, बिफोर और एक बनाते आफ्टर का, तो बिफोर तो कितनी सी, और आप जैसे इंसर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा के इंटू सी, यानी कि जो आपका कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है, मान लीजिए आपके पास चार तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल की बात करते हैं वी की, तो वी बराबर क्या होता है आपके पास, क्यू बराबर सी इंटू वी, तो वी हो जाएगा क्यू बाई सी, क्या हो जाएगा आपके पास क्यू बाई सी। अब यहाँ पर सी तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ध्यान रखना सी को, सी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, चार कांस्टेंट है तो वी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ई बराबर क्या होता है वी इंटू डी, क्या होता है वी इंटू सॉरी वी बाई डी, ठीक है ना, कितना होता है वी बाई डी। अब आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मीन्स फील्ड भी क्या होगा आपके पास डिक्रीज होगी, फील्ड भी क्या होगी डिक्रीज होगी। और एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी क्या होती है आपके पास हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ठीक है ना, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अब क्यू स्क्वायर बाई टू सी क्यों यूज करें, क्योंकि आपका क्या है चार्ज कांस्टेंट है, तो जब भी चार्ज के बारे में पता है तो आप चार्ज वाली इक्वेशन को यूज करें मैक्सिमम टाइम, पोटेंशियल के बारे में नहीं पता तो पोटेंशियल वाली इक्वेशन यूज ना करें। जैसे एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई टू सी भी होती है और हाफ सी वी स्क्वायर भी होती है, पर इस वी के बारे में आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है उसके बारे में क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करने। तो क्यू की वैल्यू क्या हो रही है आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट है और सी की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है आपके पास, मींस एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्यू स्क्वायर बाई टू सी इंक्रीज हो रहा है तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी यानी कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और क्यों डिक्रीज हो रही है, आपको क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, इसलिए ये है ना। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी की बात करें तो इस तरीके से आपके पास अगर कैपेसिटेंस की बात की तो कैपेसिटेंस तो फिर इंक्रीज हो रही है और पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, फील्ड क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और एनर्जी भी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। ये कब हो रहा है, जब आप डाइलेक्ट्रिक को कांस्टेंट चार्ज पर इस कैपेसिटर प्लेट में इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है क्या। अगर मान लीजिए आप इस प्रोसेस को रिवर्स कर दो, यानी कि कांस्टेंट चार्ज पर आप इसको बाहर निकालो, तो सारे जो रिजल्ट है आपके पास वो क्या हो जाएंगे रिवर्स हो जाएंगे, रिजल्ट क्या हो जाएंगे रिवर्स, ठीक है। और एक और बात कि अगर मान लो फोर्स की बात करते हैं, आपके पास फोर्स भी जो दे रखा है, फोर्स है आपके पास क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में, क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स होता है। तो Q की वैल्यू कांस्टेंट है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया और एप्सिलॉन नॉट भी क्या है कांस्टेंट फैक्टर है, तो ध्यान रखना फोर्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स
कांस्टेंट रहती है। कब? जब आपका जो डाइलेक्ट्रिक है आप इसको कांस्टेंट चार्ज में फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो तो आपके पास क्या रहता है, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इस प्रोसेस को अगर आप रिवर्स कर दो, मींस डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकालोगे तो क्या होगा, ये सारे रिजल्ट क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो ये तो था इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। अगर मान लीजिए आप इसको कांस्टेंट वोल्टेज की बात करते हैं, अगर अपन डाइलेक्ट्रिक को कांस्टेंट वोल्टेज पे इंसर्ट करें किसी कैपेसिटर प्लेट्स पे तो क्या क्या इफेक्ट जनरेट होंगे, ध्यान सुने। मान लीजिए आपके पास है, ये हो गया आपके पास कैपेसिटर प्लेट्स, कांस्टेंट वोल्टेज की बात करें आप, कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक, तो अगर आप जो डाइलेक्ट्रिक है उसको कांस्टेंट वोल्टेज पे इंसर्ट करते हो, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक और ये हो गया आपके पास प्लेट्स। ठीक है, इस बार आपने बैटरी लगा रखी 20 वोल्ट की, तो उससे क्या होगा, इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि प्लेट्स का पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्योंकि आपका जितना एक्सटर्नल पोटेंशियल आपने लगाया वही पोटेंशियल आपको इसके अक्रॉस मिलेगा। ठीक है ना, तो अब आपके पास सारी चीजें वही डिस्कस करनी है, कैपेसिटीज वगैरह की, एनर्जी की, फोर्स की। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव वजह से यहाँ पर और यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस होंगे और यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस होंगे, तो फिर से क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक को ये प्लेटें अपनी ओर रोटेट करेंगे, यानी कि फिर से आपको फोर्स लगा के रखना पड़ेगा ताकि डाइलेक्ट्रिक धीरे धीरे अंदर जाए। अब बात करते हैं सिंपली कैपेसिटेंस की, तो सी जो आपके पास कितना हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा, मींस कैपेसिटेंस फिर से इंक्रीज होगा। आपके पास कैपेसिटेंस क्या होगा, फिर से इंक्रीज होगा। पोटेंशियल की बात करते हैं, ये तो कांस्टेंट है इसी, तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होने वाला। एनर्जी की बात करते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। अब कितनी हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी है और फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ के सी वी स्क्वायर, यानी कि एनर्जी की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, इसमें क्यू स्क्वायर बाई 2 सी यूज नहीं किया अपने, क्यों नहीं किया, क्योंकि अपने को क्यू के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अपने को इस बार पोटेंशियल के बारे में नॉलेज है। तो एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ सी वी स्क्वायर, तो यानी कि एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है आपके पास। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपके पास, वी बाई डी। ठीक है ना, वी बाई डी, तो आपके पास ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट में इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो रिजल्ट दे रखे उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले यूज करने हैं, तो आपको रिजल्ट क्या होते हैं, जल्दी आसानी से याद हो जाते हैं कि किस तरीके से। पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, पर इस वाले केस में आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आती है। पर अब यहाँ पर जो फोर्स उसमें कांस्टेंट है, यहाँ पे फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट नहीं आता है ना, ध्यान रखिए इस चीज का, क्योंकि जो फोर्स है वो कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब Q की वैल्यू क्या होती है, C इंटू वी, यानी कि C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये तो इनिशियल फोर्स, ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक पुट करोगे आप तो यानी कि K C V, तो आपके पास सॉरी कैपेसिटेंस कितना C टाइम्स हो जाएगा, तो K C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आपका जो फोर्स है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले वाले केस में क्या था कि आपके पास जो फोर्स था वो कांस्टेंट था, लेकिन इस वाले केस में आपके पास क्या होता है, जब कांस्टेंट वोल्टेज पे आप क्या करते हो, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब इसमें भी अगर मान लीजिए इस डाइलेक्ट्रिक को अपन बाहर निकालें तो सारे रिजल्ट क्या हो जाएंगे, वापस रिवर्स हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे कैलकुलेशन पूछ ले कि एनर्जी लॉस बताइए, तो इनिशियल एनर्जी ये है, फाइनल एनर्जी है, दोनों को माइनस कर दो। एनर्जी को माइनस करोगे तो आपका वर्क डन भी निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो अगर ये वैल्यूज आप लिख पाते हो तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे या न्यूमेरिकल पूछे, आप इनको इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये तो था आपके पास कि जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो या डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकालते हो तो जो पैरामीटर्स हैं उन पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं। ठीक है ना, अब इसमें आपके पास स्टार्टिंग में जैसे कहा था कंडक्टर्स की बात की थी कि कंडक्टर्स जो होते हैं आपके पास क्या होते हैं, उनकी जो के होती है इनफाइनाइट होती है, और स्फेरिकल तो आपने स्टार्टिंग में कहा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो अपन यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर भी बना सकते थे और सिलेंड्रिकल, स्टार्टिंग में कहा था कि स्फेरिकल भी बन जाते हैं पर उनके तरीके थोड़े अलग होते हैं, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी बनाए जा सकते हैं ना। तो उनके भी रिजल्ट हैं आपके पास, उनके भी जो डेरिवेशंस हैं वो भी आपके कोर्स में मेंशन है, तो उसको भी करना है अपने को। उससे पहले एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, है ना, उनको भी करेंगे। आपके पास लास्ट टॉपिक चल रहा है ये कैपेसिटर का, इसके बाद न्यूमेरिकल्स ही होंगे, लास्ट ईयर आए हैं जो एडवांस न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और कैपेसिटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपेसिटर से पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कैपेसिटर के लिए। जैसे मैं आपसे सिंपली पूछूँ एक कि अगर मान लीजिए आपके पास
दो कैपेसिटर्स इस तरीके से, ठीक है। इसके अक्रॉस आपने V वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, सपोज करें इसका कैपेसिटी C है, इसका कैपेसिटी भी C है, ठीक है। अब क्या किया आपने कि दोनों में से एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, मान लीजिए दोनों में से किसी एक कैपेसिटर में क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, सपोज करिए इसमें भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। तो फिक्स है कि जो चार्ज है उसकी वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होगी। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू निकालें इन दोनों का, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/2, कितना आ जाएगा C/2। तो चार्ज कितना है Q बराबर CV/2, Q बराबर क्या था CV, लेकिन C कितना है यहाँ पे C/2, तो चार्ज हो गया CV/2। देखिए इस वाले प्लेट पे प्लस का CV/2, इस वाले पे माइनस का CV/2, इस पे प्लस का CV/2, इस पे माइनस का CV/2, ये तो कंडीशन होगी। अब जैसे आप मान लो दोनों प्लेट में से किसी एक प्लेट पर डाइलेक्ट्रिक किसी एक कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक भरते हो, तो फिक्स है चार्ज की वैल्यू चेंज होगी आपके पास। तो आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो करा, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी टाइप का, उसमें कैटेगरी अलग थी, उसमें डाइलेक्ट्रिक की वैल्यूज गिवन थी और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी गिवन थी न्यूमेरिकल, है ना। तो अपन न्यूमेरिकल वैल्यू ना लेके इसको सिंपल तरीके से जो चीजें हैं उसी को स्टैंडर्ड लेके सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले इसका C इक्विवेलेंट निकालोगे आप, है ना। इस बार इसका C तो C है ही, लेकिन इसका कितना हो जाएगा, K टाइम्स C हो जाएगा, दोनों सीरीज में है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये हो जाएगा आपके पास। तो आगे KC² अपॉन K प्लस 1 C, तो एक C कैंसिल आउट, तो आपके पास हो गया KC अपॉन K प्लस 1। इसका C इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये हो गया। तो फाइनल चार्ज की बात करें Q बराबर C इंटू V, C की वैल्यू कितनी है KC अपॉन K प्लस 1 इंटू V। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कि आपका कितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ। तो क्या करोगे, पॉइंट दोनों चार्ज को क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि C KC V प्लस K प्लस 1 माइनस CV/2 ये हो जाता है, ठीक है। CV/2 यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो, तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो आ गया आपके पास C, V तो कॉमन आ गया अंदर, देखो K प्लस 1 माइनस 1/2, ठीक है ना। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखें चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करें अपन। तो CV नीचे आ गया आपके पास 2K प्लस 1 और यहाँ पर क्या हुआ 2K माइनस K माइनस 1, तो आपका रिजल्ट आ गया अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो का CV/2 K प्लस 1 अपॉन इंटू यहाँ पर बचेगा 2K माइनस K माइनस 1 यानी कि K माइनस 1। तो ये है आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कि इतने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ जब आपने एक कैपेसिटर में क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया आपने, तो आपसे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, आपसे एनर्जी की वैल्यूज की बात करें तो इनिशियल एनर्जी निकाल सकते हो आप, फाइनल एनर्जी निकाल सकते हो, फाइनल एनर्जी भी फाइंड आउट की जा सकती है। पोटेंशियल बात करता है कि बताइए इसके अक्रॉस जो आप देखिए पोटेंशियल की भी चर्चा कर लेते हैं कि मान लो आपसे पोटेंशियल पूछ लिया हो, तो ये और ये तो बराबर है, तो V वोल्ट का जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस सपोज करिए V1 आता है और इसके अक्रॉस V2, तो V की वैल्यू तो V1 प्लस V2 होगी सी, है ना। अब दोनों के लिए क्या C बराबर है, तो V1 बराबर भी क्या हो जाएगा V2, दोनों का C बराबर है और दोनों के पास क्या है, अपने पास कंटिन्यूअस कनेक्शन है सीरीज में, तो चार्ज भी बराबर होंगे, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, दोनों के क्रॉस सेम होगा। तो V की वैल्यू हो जाएगी, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी V/2 और V2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी V/2। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया हो कि बताइए यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप बताइए इसके अक्रॉस, ये जो V1 है और ये V2 है, ठीक है। तो अब फिक्स है इनकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, क्यों आएंगी डिफरेंट, क्योंकि आपके पास एक जगह पर डाइलेक्ट्रिक आ सकता है। तो इसका अगर मान लो आपसे पोटेंशियल पूछा हो तो पोटेंशियल कैसे पूछे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो कंफर्म है कि V की वैल्यू क्या होगी V1 प्लस V2 होगी, V1 की वैल्यू क्या होगी V1 प्लस V2, और V बराबर क्या लिखा जाता है Q/C लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है Q/C। तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट कर सकते हो, जो बचेगा वो इसके क्रॉस, तो ये भी आपको सोल्व करना है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इसको ऐसे ही न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें अपन पोटेंशियल वगैरह की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपको इस टाइम पर इस V1 की वैल्यू और इस V2 की वैल्यू खुद सोल्व करके बतानी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको डिस्कस करेंगे और आपको प्रोसीजर बताई दिया, ये कंडीशन को होल्ड करेगी से। अब आपके पास जो V1 है, V की वैल्यू क्या लिखते हो आप Q/C, है ना, क्या लिखोगे Q/C। तो यहाँ से Q/C, तो सबसे पहले Q तो अपन फाइंड आउट कर चुके हैं कि इस प्लेट पे जो भी चार्ज आएगा सभी पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि है तो किस पर ये सीरीज में आपके पास क्या है सीरीज में। पर इस वाले में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद क्या होगी, चार्ज की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी आपके पास, इसलिए इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट डिफरेंट आता है। ध्यान रखना इस चीज को, किसकी वजह से चेंज हो रहा है सारा, इस डाइलेक्ट्रिक के कारण होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
ओके, थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही न्यूमेरिकल्स